हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। तो आज हम हमारी जो एथिक्स के थिंकर्स की जो श्रृंखला है उसे आगे बढ़ाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट थिंकर और उनकी एथिकल थियोरी को समझने की कोशिश करेंगे। उनका नाम है प्लाटो। तो आप देख सकते हो आपके सामने तीन पिक्चर्स हैं, ये स्कल्पचर के पिक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज सोक्रेटस, जिसे हम सुकरात भी कहते हैं, प्लाटो और एरिस्टोटल या अरिस्तु। तो ये तीन इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं फाउंडेशन देने वाले थिंकर्स हैं इन वेस्टर्न फिलोसफी। तो जो सोक्रेटस है वो हम कह सकते हैं ही वॉज अ फ्रेंड एंड अ टीचर ऑफ प्लाटो एंड प्लाटो वॉज अ टीचर ऑफ एरिस्टोटल। तो अगर इस क्रोनोलॉजी को आपको याद रखना है तो हम एक एक्रोनिम याद रख सकते हैं, स्पा, SPA, यानी सोक्रेटस, प्लाटो एंड एरिस्टोटल। तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। तो आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो जो है, जैसे मैंने कहा, वो सोक्रेटस के स्टूडेंट रहे हैं और एरिस्टोटल के गुरु। प्लेटो की अगर हम देखें, उनकी बॉडी ऑफ वर्क को समझे तो उन्होंने काम किया है, उन्होंने किताबें लिखी है बहुत सारी और वाइड रेंज में उनकी किताबें हैं या हम कह सकते हैं उनका वर्क है। ही हैज़ वर्कड ऑन मैनी थिंग्स, जैसे मैंने कहा ही हैज़ वर्कड ऑन पॉलिटिक्स, उन्होंने एस्थेटिक्स के ऊपर काम किया है, फिर कॉस्मोलॉजी, इवन एपिस्टोमोलॉजी। तो आप देख सकते हैं उनकी पढ़ाई का और लिखाई का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और इसमें आप देख सकते हो आगे जब हम पढ़ेंगे जो उनकी एथिकल थियोरीज है उनमें भी इन सारी चीज़ों का इम्प्रेशन है, इन्फ्लुएंस है। तो जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, अगर हम देखें, पढ़े, वेस्टर्न फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ये ज़्यादातर आप देखोगे कि जो प्लाटो की एक क्वेस्ट थी, एक जिज्ञासा थी रिलेटेड टू नॉलेज एंड ट्रुथ, उन्हीं पे बेस्ड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं हमारे लिए प्लाटो। उनकी स्मॉल बायोग्राफी देखेंगे हम। प्लाटो का जन्म हुआ था एथेंस में। जब आप ग्रीस का मैप देखते हो, यानी यहाँ पे एजियन सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है और आयोनियन सी है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक ग्रीस दिखेगा, ग्रीस एज अ कंट्री। इवन नाउ ऑल्सो देयर इज अ कंट्री विद नेम ग्रीस। इट इंक्लूड्स द सेम, ऑलमोस्ट सेम ज्योग्राफी, और उसमें एक टेरिटरी है एथेंस। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पास में ही आप देख सकते हो स्पार्टा है, स्पार्टा के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे बहुत ही हम कह सकते हैं एक वॉज अ मिलिट्री काइंड ऑफ कंट्री विच वॉज बेस्ड ऑन मिलिट्री प्रोवेस। इसके बाद ट्रॉय नाम का एक देश है। सो ऑल दिस इम्पॉर्टेंट ग्रीक एंटिटीज और टेरिटरीज वर देयर इन दैट टाइम। और ये बात कर रहे हैं हम अराउंड 428 BC। 428 BC में उनका जन्म हुआ था। और ये जो डेट है ये भी काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कहा जाता है कि उनका जन्म 428 नहीं 424 BC में हुआ था, यानी बिफोर क्राइस्ट। बट हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। वी जस्ट हैव टू नो दैट ही वॉज बॉर्न इन एथेंस इन द ईयर अराउंड 428 BC। तो आप देख सकते हो ग्रीस में उनका जन्म हुआ है। और अगर उनके बहुत ही बचपन के बारे में बात करें तो हिज एंसेस्टर्स, अगर हम उनके पूर्वजों को के बारे में समझे तो दे वर डिसेंडेंट ऑफ एथेनियन नोबिलिटी। एथेनियन नोबिलिटी के डिसेंडेंट थे, यानी हम कह सकते हैं उनके पूर्वज दे वर सॉर्ट ऑफ नोबल्स। यहाँ से हमें पता चलता है उनका जो फैमिली था उसका इन्फ्लुएंस कितना होगा इन एथेंस इटसेल्फ। सो ही बिलोंग टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल और वी कैन से इवन रिच फैमिली इन वन सेंस। इसी वजह से उनको बहुत ही अच्छी और उम्दा एजुकेशन मिली। ही वेंट टू द बेस्ट स्कूल एट दैट टाइम। और उनकी जो पढ़ाई हुई वो भी आप देख सकते हो, ही वॉज अ ओवरऑल डेवलप्ड पर्सन व्हेन ही वॉज यंग, बिकॉज हिज एजुकेशन हैड ऑल दोज थिंग्स इन इट। जैसे उन्होंने फिलोसफी पे पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाई की पोएट्री में, और इवन उन्होंने जिम्नाशियम या जिम्नास्टिक्स की पढ़ाई की। आप अगर उनकी पिक्चर को देखेंगे यू कुड सी दैट ही इज़ वेरी वेल बिल्ट। प्लाटो बहुत ही वेल बिल्ट है क्योंकि उन्होंने रेसलिंग भी की, रेसलिंग की पढ़ाई की और रेसलिंग भी की। सो यू कैन सी ही वॉज अ ओवरऑल डेवलप्ड पर्सन एज सच। और इसी की वजह से शायद उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है ऑन वेस्टर्न फिलोसफी कुड बी वन ऑफ द रीजन, बिकॉज ही वॉज वेल डेवलप्ड पर्सन एज सच। प्लाटो का जन्म जब हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि प्लाटो जब पैदा हुए या व्हेन ही वॉज बॉर्न, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एथेन की कंडीशन थी वहाँ पे पॉलिटिकल अपहीविल हो रहा था। बहुत सारी पॉलिटिकल गतिविधियाँ ऐसी हो रही थी जो स्टेबिलिटी नहीं रख पा रही थी एथेंस को। एथेंस एक स्टेबल स्टेट नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा अपहीविल हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपहीविल या इवेंट के बारे में बात करें तो एथेन एज अ टेरिटरी और एज अ कंट्री लॉस्ट टू स्पार्टा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये उसी समय की बात है जब उनका जन्म हुआ था, अराउंड 430 BC की बात कर रहे हैं। उसी समय एथेन वॉज बेसिकली डिफीटेड बाय स्पार्टा, अनदर कंट्री
और स्पार्टा के बारे में अगर बात करें तो प्लेटो जो है ही वुड सी स्पार्टा एज एन आइडियल स्टेट इवन दो देयर कंट्री वॉज डिफीटेड, बट वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं फ्रॉम स्पार्टा एंड इट्स प्रोवेस। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी स्पार्टा की इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन द वे दे यूज टू गवर्न देयर पीपल, ऑल दिस इन्फ्लुएंस्ड हिम अ लॉट। इसे हम आगे देखेंगे। तो ये जो पिक्चर है ये तो 300 मूवी की पिक्चर है, आपने देखी होगी। एंड दिस पिक्चर इज नॉट रियली डिपिक्टिंग द वॉर बिटवीन एथेन एंड स्पार्टा, रैदर इट इज डिपिक्टिंग वॉर बिटवीन लियोनाइडस द किंग ऑफ स्पार्टा एंड ज़र्क्सिस पर्शियन किंग। और ये जो वॉर हुआ था वो भी हम कह सकते हैं इस वॉर से पहले हुआ था, स्पार्टा और एथन के वॉर से पहले का ये वॉर है, व्हेन लियोनाइडस वाज द किंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पता चलती है जब हम बात करते हैं प्लाटो की जो परवरिश है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो बैकग्राउंड है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उनका जो डिसेंट है, या हम कह सकते हैं ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ एथेनियन नोबिलिटी। तो इससे पता चलता है, और उनकी पढ़ाई भी इतनी अच्छी हुई थी, तो इससे पता चलता है कि ही कुड बी अ बेटर पॉलिटिशियन। ये एक फिक्स था, या हम कह सकते हैं उनके माता पिता को भी लगा था कि ही विल जॉइन पॉलिटिक्स, बट थिंग्स टर्न्ड अपसाइड डाउन। वाई? बिकॉज सम इंपॉर्टेंट पर्सन केम इन हिज लाइफ एंड हिज नेम वॉज सोक्रेटस। तो सोक्रेटस का जब उनसे काउंटर हुआ या उनसे वो मिले, तब ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस, प्लाटो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए बाय हिज फिलोसफी एंड ही बिकेम फ्रेंड एंड अ डिसाइपल ऑफ सोक्रेटस। तो किस तरह की फिलोसफी थी सोक्रेटस की? इफ़ यू सी, सोक्रेटस वॉज मोर इनटू नॉलेज एंड वर्च्यू, ज्ञान और नैतिकता पे जो फिलॉसफी थी उनकी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और फिर आगे जाके प्लाटो भी टीचर बने एंड ही डिवोटेड हिज होल लाइफ इन स्टडी ऑफ फिलॉसफी। सिर्फ स्टडी नहीं की, इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने एजुकेशन भी प्रोवाइड की इन फिलॉसफी टू पीपल, टू द यंग वंस इन एथेंस। तो उसके लिए इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का भी हम कह सकते हैं फाउंडेशन रखा या बिल्ड किया, और उस इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का नाम है द एकेडमी। एकेडमी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें इसका, तो दे से द वेस्टर्न पीपल से इट इज़ द फर्स्ट वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मतलब उच्चतर शिक्षा जो हम बात करते हैं, उसका ये पहला मॉडल रहा है इन होल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द एकेडमी। और ये एकेडमी जो है, यहाँ पे आप देखोगे, जैसे हमने कहा सोक्रेटस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ऑन प्लाटो, तो वहाँ पे पढ़ाई भी अलग तरीके से होती थी। वहाँ पे एक मेथड यूज़ किया जाता था जिसे कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, यानी पढ़ाई वन वे नहीं थी। मतलब एक टीचर है, वो स्टूडेंट को बताएगा कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, नहीं। यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ करता था, डिबेट नहीं। डिबेट में क्या होता है, कई बार डिबेट में रेटोरिक का यूज़ होता है, तो यहाँ पे डिबेट नहीं होता था, रैदर डिस्कशन होता था, बहुत ही रैशनल डिस्कशन होता था बिटवीन द पीपल हु आर बीइंग एजुकेटेड एज वेल एज द टीचर। और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता था, दो पार्टीज होते थे, दोनों उस चीज़ को हम कह सकते हैं दे वुड बैक इट विद देयर लॉजिक एंड देयर रीजनिंग, एंड विच एवर वुड विन, उसको फिर एक हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड माना जाता था और आगे बढ़ा जाता था। सो दिस वॉज अ सोक्रेटिक मेथड ऑफ स्टडी ओवर देयर विच यूज टू हैपन इन द एकेडमी। प्लाटो को अगर देखें, उनके आखिरी जो समय था, यानी जब ही वॉज ओल्ड, एंड आप देख सकते हो ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ अराउंड 80 to 90 ईयर्स। तो उनका जो आखिरी का दौर था, फाइनल ईयर्स थे, उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग और इंस्ट्रक्टिंग, ये दो चीज़ की इन एकेडमी इटसेल्फ, यानी एकेडमी में ही थे वो। एकेडमी जो इंस्टीट्यूशन के हम बारे में बात करें, वहाँ पे वो पढ़ाते थे, लिखते थे। ही हैड अराउंड 36 बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट बुक है रिपब्लिक, और इसमें सोक्रेटस का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है उन्होंने। तो ऐसा भी माना जाता है कि सोक्रेटस यूज्ड टू टीच वर्बली, यानी ओरल ट्रेडिशन था, बट ही डिड नॉट राइट एनी बुक। और प्लाटो ने ज़्यादातर बुक्स लिखे हैं और एरिस्टोटल ने लिखे हैं। तो काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि उन्होंने जो भी सोक्रेटस ने कहा है उसको या तो इंटरप्रेट किया है, या ऐसा भी कहा जाता है कि सोक्रेटस कुछ एक हम कह सकते, उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है पता नहीं, बट प्लाटो ने जो लिखा है उसको हम सच मानते हैं। प्रोबेबली वो उनके ही वर्ड्स होंगे प्लाटो के, बस ही वॉज ब्रिंगिंग इट आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ सोक्रेटस, यानी सोक्रेटस ऐसे कहते थे, सोक्रेटस ऐसे कहते थे, ऐसे करके उन्होंने उनकी किताबें लिखी है। बट वी डू नॉट नो वेदर द आइडियाज वर फ्रॉम सोक्रेटस और प्लाटो हिमसेल्फ, सो वी कंसिडर इट एज आइडिया ऑफ प्लाटो एज ऑफ नाउ। तो ये जो बहुत सारी किताबें हैं, रिपब्लिक, द अपोलॉजी, इन सारी किताबों में उनका ज्ञान हमें पता चलता है प्लाटो का। तो प्लाटो का जो डेथ हुआ, व्हेन ही डाइड, इट वाज अराउंड 348 BC। हम देख सकते हैं अराउंड 80 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन था।
428 BC से 348 BC, यानी अराउंड 70 to 40 ईयर्स की उनकी लाइफ थी। तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, और आखिर में उनको उनका ब्यूरियल ग्राउंड अगर पता करना हो तो द एकेडमी में ही उनको बरी करा गया, वही के ग्राउंड में उनको बरी किया गया। तो ये उनकी एक स्मॉल बायोग्राफी है। अब हम उनकी एथिकल थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जनरल आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम उनके जो पर्टिकुलर आइडियाज़ है उनकी तरफ जाएंगे। तो जनरल आइडियाज़ क्या है प्लाटो की? सबसे पहले प्लाटो रिजेक्ट करते हैं द आइडिया ऑफ गुड एंड ईविल, यानी ये जो आइडियाज़ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसे हम टाई नहीं कर सकते विद सम रियलिटीज़ ऑफ अर लाइफ, जैसे प्लेजर एंड पेन। कई बार लोग क्या करते हैं, जो साधु संत होते हैं या जो फिलोसोफर होते हैं, वो समझते हैं अगर आप प्लेजर में आप इंडल्ज कर रहे हो तो यू आर डूइंग समथिंग ईविल, एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पेन देन यू आर डूइंग गुड। जैसे आप बहुत खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप ज़िंदगी मज़े ले रहे हो, यू आर इनटू रिलेशनशिप, तो ये प्लेजर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ दैट इज सीन इन टर्म्स ऑफ नॉट गुड। और अगर आप पेन, यानी आप उपवास कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, तो दैट इज़ काइंड ऑफ से गुड। सो ऐसे क्लब नहीं करते थे प्लाटो, इस आइडिया को रिजेक्ट करते थे कि गुड एंड इविल कैन बी टाइड टू प्लेजर एंड पेन। अगर आप प्लेजर में ज़्यादा विश्वास कर रहे हो देन यू आर नॉट बीइंग गुड एंड यू विल एंड अप डूइंग समथिंग बैड और ईविल। तो इस धारणा के नहीं थे वो, बहुत सिंपलिस्टिक नहीं थे वो। तो प्लाटो का अगर हम देखें, उनका इवन ये भी कहना था कि जो वर्च्यूज़ होते हैं, यानी अब बहुत सारे वर्च्यूज़ होते हैं, जैसे विजडम एक वर्च्यू है, करेज एक वर्च्यू है, ये अगर वर्च्यू इंसान में हो तो क्या वो अच्छा इंसान बन जाता है? तो ये भी उनका मानना नहीं था, अनलेस एंड अनटिल दीज वर्च्यूज़ आर कनेक्टेड। अगर इंसान में करेज है बट वो उसको वाइसली यूज़ नहीं कर रहा है, करेज तो बहुत थीव्स में भी करेज होता है, बट उसको विजडम के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो उस करेज का, उस वैल्यू का, उस वर्च्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। इवन जस्ट आपके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी है बट आप जस्ट नहीं हो, कि आप वो रीज़न यूज़ करके जस्टिस पाने की कोशिश नहीं करते, या आप सेल्फ कंट्रोल है आपके पास बट प्रूडेंस नहीं। तो व्हाट ही यूज्ड टू से इज़ कि एथिकल लाइफ ये नहीं है कि आपके पास बस वर्च्यूज़ है जो कनेक्टेड नहीं है, यानी सीरीज ऑफ डिसकनेक्टेड वर्च्यूज़ जिसके बारे में बात करते हैं वो। सो इट इज़ नॉट कि एथिकल लाइफ इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ डिसकनेक्टेड वर्च्यूज़। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि इंसान जो है उसका जो होलिस्टिक लाइफ है उसका अगर एंड गुड होता है देन इट इज़ बेसिकली अ गुड लाइफ। यानी ये जो भी वर्च्यूज़ है ये कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे के साथ, और अगर ऐसा है तो एक होलिस्टिक लाइफ बनती है इंसान की, और उसी का कंसिडरेशन है व्हेन प्लाटो इज टॉकिंग अबाउट एथिकल लाइफ। और उसका फाइनल रिजल्ट अगर गुड होता है, नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन बट द सोसाइटी ऑल्सो। तो ये एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि प्लाटो जब बात करते हैं गुड की, तो ही इज़ नॉट ओनली कंसिडरिंग द इंडिविजुअल बट द सोसाइटी एज सच, यानी उस इंसान के जो वर्च्यूज है उसका बेनिफिट होना चाहिए टू द सोसाइटी ऑल्सो। सो दैट इज़ वॉट ही थिंक्स अबाउट एथिक्स एंड गुड लाइफ। तो प्लाटो का एक चीज़ हमें क्लियर कट पता चलता है, इज़ नॉट अपोज टू आइडिया ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स, यानी जो बॉडीली प्लेजर्स हैं, यानी आप खाना खाते हो या आप मूवी देखते हो, म्यूज़िक सुनते हो, यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, इन बॉडी प्लेजर्स को वो अपोज नहीं करते। वो कहते हैं कि एक्सेसिवली बॉडी प्लेजर नहीं होना चाहिए, यानी आप खाए ही जा रहे हो, ठूसे ही जा रहे हो, आपका रिलेशन एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ है, या आप बहुत ही लेज़ी हो, आप बॉडीली प्लेजर में बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हो, तो उसके खिलाफ है वो। तो हमें पता चलता है कि वो एक प्रिंसिपल के साथ चलते हैं, और उसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी हर चीज़ प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, हद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको वो एम्फसाइज करते हैं। सो ही इज़ नॉट अगेंस्ट बॉडीली प्लेजर और सेंशुअल प्लेजर, बट ही वांट्स थिंग्स टू बी इन प्रोपोर्शन टू हैव अ हैप्पी एंड गुड लाइफ। तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है हमें, हमने कहा है कि उनकी पढ़ाई थी वो बहुत ही वाइड रेंजिंग पढ़ाई थी, उसमें उन्होंने एस्थेटिक्स की भी पढ़ाई की। तो उसी चीज़ को हम उनके एथिकल कंसिडरेशन में देखते हैं। वो कहते हैं कि जो वर्चुअस लिविंग है, वर्चुअस लाइफ जो है, वो लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप ब्यूटी को भी एंजॉय कर पाए, उसको भी आप रिकग्निशन दे पाए, या उससे भी आप कुछ सीख पाए। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ही इज़ एक्चुअली व्हाट ही इज़ डूइंग इज ही इज सेइंग कि जो गुड है और जो ब्यूटी है दे आर बोथ आइडेंटिकल इन अ सेंस। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कोई ब्यूटीफुल है तो वो गुड भी हो जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है इसका मानना ये है कि आप जब भी कोई सुंदर चीज़ देखते हो, जैसे अगर आप पर्वत देखते हो, सीनरी देखते हो, बहुत ही सुंदर पेड़ को देखते हो, झरना देखते हो, तो
तो ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये आपको सुंदर क्यों लगती है, यानी छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, हर इंसान को इन चीज़ों पे का आकर्षण होता है। ये क्यों होता है, क्यों होता है, उसका रीज़न देते हैं। क्योंकि हम एज ए पर्सन व्हेन वी लुक एट दीज थिंग्स वी थिंक ऑफ सम ट्रुथ्स, सम इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, जो सुंदर चीज़ है, ये हमें कुछ चीज़ें बताती है, दे विस्पर इन अवर ईयर्स। एंड व्हाट प्लाटो सेज इज दैट दीज आर एक्चुअली ट्रुथ्स। व्हाट ट्रुथ्स आर दे? दीज आर द क्वालिटीज ऑफ these ब्यूटीफुल थिंग्स। जैसे अगर हम बड़े पर्वत को देखते हैं, वी सी इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर बहुत ही सुंदर सीनरी देखते हैं, वी सी इट एज से ग्रेसफुल थिंग। अगर हम पेड़ को देखते हैं, वो जो हमको फल देता है, वी सी इट एज जेनरस थिंग, जेनरोसिटी। व्हेन वी सी अ झरना, वी सी इट एज अ रेजिलेंट थिंग। या आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हो, काफ़ी हद तक लोग अपने पर्सपेक्टिव से उसमें कुछ खूबी ढूंढ पाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई सी कि दीज आर दी थिंग्स दैट दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल थिंग टेल अस कि वो स्ट्रांग है, वो ग्रेशियस है, रेजिलेंट है और जेनरोसिटी। और हम इनकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? प्लाटो कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम में नहीं होती, इसीलिए हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सो दे आर टेलिंग अस ट्रुथ हाउ वी शुड बी स्ट्रांग, वी शुड बी ग्रेसफुल, वी शुड बी रेजिलेंट, वी शुड बी जेनरस। सो ऑल these qualities which these beautiful things whisper to us. So a virtuous person would take these qualities and would love and would cherish these qualities and would love and enjoy this beauty. तो क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोई कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अगली चीज़ों पे ज़्यादा इंडल्ज करते होंगे? डेफिनेटली करते होंगे। तो वो जो भी अगली चीज़ें हैं एज पर प्लेटो, दे गिव अस बैड क्वालिटीज़, एंड इफ़ वी गो एंड इंडल्ज इन टू दोज अगली थिंग्स और वी लाइक दोज अगली थिंग्स, देन ऑल द क्वालिटीज़ दैट विल एंटर अस आर बैड क्वालिटीज़। तो देख सकते हैं आप कि प्लाटो ने अपने जो एस्थेटिक्स की जो पढ़ाई की है उसको भी एथिक्स में लाने की कोशिश की है। अब हम उनके स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कार्डिनल वर्च्यूज़ के बारे में उन्होंने बताया है। कार्डिनल वर्च्यूज़ यानी ऐसे वर्च्यूज़ यानी क्वालिटीज़ होते हैं। जैसे हमने कुछ क्वालिटीज़ देखे हैं, जैसे यहाँ पे देखा है हमने रीज़न, करेज, विजडम, ये सारी क्वालिटीज़ हैं या वर्च्यूज़ हैं। तो प्लाटो जो है वो 4 कार्डिनल वैल्यूज़ के बारे में या 4 वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं किसी भी इंसान को अगर खुश रहना है या सोसाइटी को एज अ गुड सोसाइटी बन के रहना है तो इन 4 वर्च्यूज़ की ज़रूरत होती है। ये उन इंडिविजुअल्स में जो भी उस सोसाइटी को पॉपुलेट करते हैं उनमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। ये 4 वर्च्यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रूडेंस। प्रूडेंस को अगर कोई अल्टरनेट वर्ड जो उससे थोड़ा बहुत मिलता हो तो वो है वाइस, कि विजडम यानी प्रूडेंस। फिर सेकेंड है जस्टिस। फिर टेम्परेंस को अगर हम एक एसोसिएटेड वर्ड अगर ध्यान में लाए तो वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है देन यू आर अ टेम्परेंट पर्सन। और फॉर्टिट्यूड, जिसका मतलब है करेज। सो दीज आर दी 4 कार्डिनल वर्च्यूज एज पर प्लाटो विच आर नेसेसरी in order to do what? In order to be a happy person as well as to be a good society. तो सबसे पहले प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन के बारे में बात करें कहें तो प्रूडेंस का मतलब बनता है प्रैक्टिकल डिस्क्रिशन। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो। क्या आप ऐसा करते हो सारी चीज़ें खरीद लेते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है? नहीं। काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो अगर वो ऐसी चीज़ करते हैं कि उनके पास उतने पैसे नहीं बट वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, या हम कह सकते हैं उनके पास थोड़े ही पैसे बट इवन इन दैट दे आर नॉट एक्टिंग प्रूडेंटली एंड दे आर नॉट यूजिंग दैट मनी प्रूडेंटली फॉर देयर नेसेसरी थिंग्स। वांट और नेसेसिटी में डिफरेंस होता है कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर वांट यू विल ऑलवेज एंड अप विद सम डेफिसिट ऑफ मनी। तो प्रूडेंट लोग जो होते हैं वो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, एंड देन ओनली देन दे विल स्पेंड मनी। अनदर एग्जाम्पल वी कैन सी 2 ओल्ड कपल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। इज इट प्रूडेंट थिंग? क्या ये प्रूडेंट है? क्या ये वाइस है? क्या ये सही है? क्योंकि उनको अगर देखो आप तो दे आर देयर फॉर देम ईच अदर, no one is there for them. There are people for old peoples but still they are the ones who are more close. अगर वो अपने में ही झगड़ा करते रहेंगे so how will they take care of each other because they are old, they cannot rely on anyone else. तो ये प्रूडेंट होगा
या हम कह सकते हैं ये प्रूडेंट नहीं होगा अगर दे फाइट अमंग देमसेल्फ। इट वुड बी प्रूडेंट इफ दे हैव लीस्ट नंबर ऑफ अल्टरकेशन और फाइट बिटवीन देम बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो ये प्रूडेंस के बारे में जब बात करते हैं दो चीज़ें सामने आती। सबसे पहली है फोरसाइट, कि आप आगे की चीज़ों को देख रहे हो, कि मैं जब शॉपिंग करता हूँ या करती हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं, क्या उन पैसों का मैं सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या हम कह सकते हैं उसका सही इस्तेमाल किसी और चीज़ में कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है फोरसाइट, आगे की चीज़ें सोचना। इवन इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल फाइटिंग अमंग ईच अदर, पार्टनर्स फाइटिंग अमंग ईच अदर, द पीपल हु हैव फोरसाइट कि हमें आगे की ज़िंदगी साथ में बितानी है, अच्छे से बितानी, दे वुड ट्राई टू अवॉइड स्मॉल स्मॉल अल्टरकेशन। सेकेंड चीज़, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अनदर थिंग दैट इज एक्टिंग विथ केयर, कि आप जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हो यू आर टेकिंग योर डिसीजंस विथ केयरफुली। इसीलिए डिस्क्रिशन यहाँ पे कहा गया है। डिस्क्रिशन मतलब दो तरीके हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, कि एक होता है हमको कुछ रूल्स बताए गए होते हैं और उसके अंडर ही हमें काम करना होता है, और दूसरा होता है कि हम अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से थ्रू आवर विल वी कैन एक्ट विदाउट द बाउंड्रीज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे आप अपनी सोच को अप्लाई करते हो और उस हिसाब से आप काम करते हो। तो इसी को हम कहते हैं प्रूडेंस, प्रैक्टिकल डिस्क्रिशन। दो चीज़ें आ रही है आपकी, फर्स्ट है फोरसाइट एंड सेकेंड एक्टिंग विद केयर। प्रूडेंस का अगर हम हिस्टोरिक एग्जाम्पल देखें या हम और एक क्वालिटी को समझने की कोशिश करें प्रूडेंस की, तो प्लाटो कहते हैं प्रूडेंस जो है वो आपके बाकी के जो वर्च्यूज़ है जैसे करेज हो गया या टेम्परेंस हो गया, इसको गाइड करता है। इन सारे वर्च्यूज़ को, इन क्वालिटीज़ को गाइड करता है, इस्टेब्लिश करता है कुछ रूल्स और जस्टिफिकेशन। अगर आप करेजियसली कोई काम करते हो, क्या वो जस्टिफाइबल है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर वो प्रूडेंस की क्वालिटी है और उसको आपने अप्लाई किया है या नहीं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कई बार बहुत सारे रूलर्स हो गए हमारे कंट्री में, एक पर्टिकुलर रूलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1325 टू 1351, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही करेजियस इंसान थे, मैन ऑफ कैरेक्टर, बट इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लगाई अपने किंगडम में जिसका अंत जो रिजल्ट था वो डिज़ास्टर था। आपको अगर याद है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो करेंसी थी, कॉपर करेंसी उन्होंने लाई। तो लोगों ने क्या किया, कॉपर के जो कॉइन्स है घर पे बनाने शुरू कर दिए, तो उस कॉइन्स की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। इसके बाद ही एक्चुअली वेंट फॉर एन एक्सपीडिशन, हिमालय क्रॉस करके ही वांटेड टू इन्वेड चाइना, अगेन अ करेजियस एक्ट, बट वहाँ पे भी उन्होंने मार खाई। इसके बाद ही ट्राई टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन महाराष्ट्र। अगेन व्हेन ही मूव्ड, मेनी पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट ऑफ कैपिटल एंड ही हैड टू गो बैक। सो करेजियस है कि उन्होंने वो चीज़ क्यों की, ही वांटेड टू कंट्रोल द होल इंडिया, बट पता चला कि नॉर्दर्न जो पार्ट्स है दे वर गोइंग आउट ऑफ हिज हैंड, तो ही हैड टू गो बैक। बट एट द सेम टाइम जो उन्होंने ट्रांसिट की उसमें बहुत लोगों की जाने गई। तो करेज है, कुछ करने की चाह है, बट अगर आपका जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, उसमें आपने आगे की सोच नहीं रखी है, फोरसाइट नहीं रखी है, या आपने केयर नहीं लिया है जब आप एक्शन कर रहे हो, देन इट विल टर्न इनटू डिजास्टर। सो यू कैन सी प्रूडेंस इज गाइडिंग हियर, इट इज एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर अदर वर्च्यूज। तो हमें एक क्रक्स अगर बात करें प्रूडेंस की, तो हमें पता चलता है प्रूडेंस इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट इंडिकेटर ऑफ वाइज पर्सन। अगर कोई वाइज पर्सन है उसमें प्रूडेंस आपको दिखाई देगा। प्रूडेंट का अभी अगर देखें आप, बहुत ही से नेगेटिव कोनोटेशन भी दिया गया है इन मॉडर्न टाइम्स। प्रूडेंस यानी आप बस कोई भी काम करने से पहले बहुत प्रोज एंड कॉन्स देखते हो और फिर यू एंड अप नॉट डूइंग दैट एक्ट। सो इट इज़ सीन एज इट इज़ इवन गिवन एज एन एक्सक्यूज ऑफ लेजीनेस कि आप कोई काम नहीं करना चाहते, इसीलिए आप प्रूडेंस एज अ वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, बट इट डज नॉट मीन एनीथिंग, यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। बट दिस इज़ नॉट द वे इट वॉज थॉट इन दोज टाइम्स। उस टाइम में प्रूडेंस को एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्च्यू समझा गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्च्यू या कार्डिनल वर्च्यू है वो है जस्टिस। और जस्टिस यानी न्याय के बारे में जब बात करते हैं प्लाटो, तो वो दो लेवल पे बात करते हैं, जस्टिस एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड जस्टिस एट अ सोसाइटल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उनकी जो साइकिक है, उनकी जो थिंकिंग है वो क्या है। वो सोल में विश्वास करते थे, आत्मा में। वो कहते थे सोल जो है वो परमानेंट होता है, या हम कह सकते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो सोल जो है वो आपके सिर्फ बॉडी को का सोर्स नहीं है, सोल एक्चुअली आपके माइंड का भी सोर्स है, ऐसा कहते थे प्लाटो। माइंड भी आपका ऐसा होता है जो सोल से ही ओरिजिनेट होता है, एंड सोल लीव्स अ बॉडी आफ्टर द बॉडी डाइज एंड इवन माइंड डाइज बट सोल गोज ऑन। ये उनका उनकी एक सोच थी।
और वो कहते थे जो सोल है उसमें भी 3 गुण होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, वो है रीज़न, करेज और एपेटाइट। रीज़न और करेज तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एपेटाइट यानी भूख, जो डिज़ायर होता है इंसान का, उसको एपेटाइट कहते हैं। और वो कहते हैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस पाना है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को जस्टिस पाना है, तो इंडिविजुअल ने अपना जो भी प्रोफेशन है वो अपने सोल की जो डोमिनेंट एलिमेंट है, कौन से डोमिनेंट एलिमेंट, वो हो सकता है रीज़न आपका डोमिनेंट हो, यानी रीज़न ज़्यादा डोमिनेंट है ओवर करेज एंड एपेटाइट, या एपेटाइट सबसे ज़्यादा हो या करेज सबसे ज़्यादा हो। ये जो एलिमेंट्स, जो भी डोमिनेंट एलिमेंट है, जो भी डोमिनेंट एलिमेंट है, उस हिसाब से, उसके बेसिस पे आपको अपना प्रोफेशन चूज़ करना होगा, तभी एट एन इंडिविजुअल लेवल जस्टिस विल बी एंश्योर्ड। तो कैसे पता चले कौन सा प्रोफेशन है, तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं रीज़न जो है वो एक्चुअली डोमिनेंट होता है रूलर्स में, जो रूलर्स होते हैं उनमें रीज़न डोमिनेंट होता है। इसीलिए जब वो किंग के बारे में बात करते हैं, कैसा किंग होना चाहिए, तो वो कहते हैं फिलोसफिकल किंग होना चाहिए। फिलोसफी, जिसको फिलोसफी के बारे में पता हो, अच्छा बुरा क्या है, रीज़न वो यूज़ करे। सो व्हाट ही सेज इज, इफ़ यू हैव रीज़न यू कैन बी अ रूलर, और यू शुड ट्राई टू बी अ रूलर। करेज, करेज किस में होना चाहिए, या अगर किसी में करेज है तो उसने सोल्जर बनना चाहिए, एज अ प्रोफेशन ही शुड टेक अप सोल्जर। एंड थर्ड इज एपेटाइट, इसमें डिज़ायर्स हो, वो प्रोड्यूसर बन सकता है। यू कैन सी करेज, appetite and reason, these will decide your profession, and if you go with this profession then you will actually ensure justice at an individual level। हर एक इंसान जो है अगर इन डोमिनेंट एलिमेंट के हिसाब से जॉब सिलेक्ट करता है, देन एट एन इंडिविजुअल लेवल एवरीवन विल एंश्योर जस्टिस फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। सोसाइटल लेवल पे जब बात करते हैं तब थोड़ा सा कंजर्वेटिव पता चलते हैं प्लेटो, बट स्टिल वी विल सी इट इन दैट परस्पेक्टिव, उस टाइम के हिसाब से। तो एवरी क्लास, वो क्लास में बिलीव करते थे, यानी एक रूलिंग क्लास होगी, एक होगी हमारी सोल्जर्स की क्लास, एक प्रोड्यूसर्स की क्लास जिसमें फार्मर्स, कारपेंटर्स, ये सारी चीज़ लोग आ जाएंगे, ट्रेडर्स वगैरह। तो वो कहते हैं कि हर एक क्लास ने अपने जो डोमिनेंट स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है उनके सोल के, हमने बात की कौन से हैं, वो है रीज़न, करेज, करेज को स्पिरिट भी बोलते हैं वो, और एपेटाइट, ये जो भी डोमिनेंट क्वालिटीज़ है उस हिसाब से काम करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जो सोल्जर है वो बनने की कोशिश करे किंग, या एक प्रोड्यूसर जो है जिसके अंदर एपेटाइट की क्वालिटी हो, ही ट्राई टू बिकम अ सोल्जर। सो मैन ऑफ रीजन, वो कहते हैं जो मैन ऑफ रीजन है, ही शुड रूल और दे शुड रूल ओवर पीपल ऑफ करेज एंड एपेटाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीज पीपल गो अप, एक्सक्यूज मी सॉरी, जो हायरार्की के बारे में बात करें कि प्रोड्यूसर्स राजा के ऊपर नहीं चले जाने चाहिए या सोल्जर्स राजा के ऊपर नहीं चले जाने चाहिए, जो राजा है उसी ने, ही शुड बी रूलिंग ओवर मैन ऑफ करेज एंड ऑफ एपेटाइट। ये एक पहली चीज़ कहते हैं सोसाइटल लेवल पे जब जस्टिस के बारे में बात करें तो दो चीज़ें हो गई कि क्लास जो है उसने फंक्शन करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन डोमिनेंट स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ देयर सोल, एंड मैन ऑफ रीजन रूल ओवर मैन ऑफ करेज एंड एपेटाइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जब सोसाइटल लेवल के बारे में बात करते हैं तो किसी ने एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रोड्यूसर ने बस अपना प्रोड्यूसिंग का काम करना चाहिए, सोल्जर ने सोल्जर्स का काम करना चाहिए, और किंग ने किंग जैसा काम करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर एपेटाइट। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है जब जस्टिस के बारे में बात करें। तो व्हाट इज थिंकिंग ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी। वी गो बैक टू द हिस्ट्री, जब एथेंस को हराया था स्पार्टा ने और पॉलिटिकल अपहीविल चल रहा था व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, मतलब ऑफकोर्स वी आर ट्राइंग टू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट, व्हाई ही मस्ट बी थिंकिंग इन दैट वे। तो परफेक्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, ही इज एम्फसाइजिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। सो परफेक्ट ऑर्डर इन एवरी ह्यूमन बीइंग कंडक्ट हिज और हर ओन अफेयर। परफेक्ट ऑर्डर तभी आएगा जब हर इंसान अपने जो भी अपना काम है उसे उसी में ध्यान देगा और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकेंडली, राइट पर्सन एट राइट पोजिशन, दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू से कि राइट मैन इन द अप्रोप्रिएट पोजिशन। जो हमने बात की कि जो आपका डोमिनेंट क्वालिटी है उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। सो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इज सिटीजन क्लासेस एंड डिविजन्स, दीज आर द थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट व्हेन ही टॉक अबाउट जस्टिस। टू थिंग्स ही सेइंग, एक है कि आपके जो डोमिनेंट एलिमेंट है उस हिसाब से आपको काम करना है। सेकेंड चीज़ व्हाट इज सेइंग इज कि जो भी आपकी क्लास है उसको ऑर्डर में रखना है, कि रूलिंग जो क्लास है उसने बाकी लोगों के ऊपर रूल करना चाहिए, एंड सेकेंडली दे शुड नॉट इंटरफेयर अमंग ईच अदर। सो ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल जस्टिस। थर्ड चीज़ जो है वो टेम्परेंस है। टेम्परेंस यानी
जैसे मैंने कहा सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करें तो टेम्परेंस अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो वो एक स्ट्रेंथ है इंसान के अंदर, उसकी क्षमता है कि वो गार्ड करे अगेंस्ट एक्सेसेस यानी आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हो, या आप इंडल्ज कर रहे हो इन बॉडीली प्लेजर विद मल्टीपल पार्टनर्स। तो ये जो एक्सेसेस हैं उसके अगेंस्ट गार्ड जो करता है वो करता है टेम्परेंस। टेम्परेंस बेसिकली स्ट्रेंथ है, आपकी विल पावर है कि आप ये सब चीज़ें ना होने दें। और इसमें दो चीज़ें आती हैं जब टेम्परेंस की बात करते हैं, एक है सेल्फ कंट्रोल जो बहुत ही एविडेंट है, एंड सेकेंड इज ओबीडियंस कि यू आर अवॉइडिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टेम्परेंस में। तो यहाँ पे क्या हासिल करने की कोशिश करते हैं इंसान जब टेम्परेंस की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स है कि आप ऐसे एज एन एग्जांपल देखें, आप बॉडी बनाना चाहते हो, आप अच्छे शेप में आना चाहते हो बट आप खाए जा रहे हो, या आप पढ़ाई करना चाहते हो बट यू आर टेकिंग सम मेडिकेशन और सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक सब्सटेंस, सो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो जो कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स है आपके अंदर, एक रीज़न है, एक एपेटाइट है, इसमें जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी वजह से जो इश्यूज़ आते हैं वो इश्यूज़ ना आए, इसीलिए आपको अगर हार्मनी चाहिए तो टेम्परेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी वो आगे कहते हैं। तो जब टेम्परेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्लाटो सीधी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहे कि जो एन्जॉयबल चीज़ें हैं जैसे फूड है, अल्कोहल है, इवन फिजिकल रिलेशन, इससे आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है टेम्परेंस। वो यही कह रहा है कि वो चीज़ें जो भी कर रहे हो आप वो रीजनेबल होने चाहिए, विद इन रीज़न। अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, उसी के बारे में यहाँ पे भी बात हो रही है कि आपको जो भी चीज़ करनी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद अवर रीजन्स। टेम्परेंस के बारे में जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपके अंदर आ जाएगी टेम्परेंस। उसके लिए या हम कह सकते हैं टेम्परेंस की ज़रूरत कब आएगी, कभी भी आ सकती है ज़रूरत। तो उसके लिए प्लाटो कहते हैं आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब भी आप कन्फ्रंट करो विद टेम्पटेशन, यू आर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस कि आप उस टेम्परेंस के ऊपर उन टेम्पटेशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। सो इट नेसेसिटेट्स कि आप खुद को प्रिपेयर करते रहें फॉर दैट काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। और टेम्परेंस को एक चीज़ चैलेंज करती है, वो है कॉशन। कॉशन क्या है? बेसिकली कॉशन का मतलब अगर डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो कॉशन इज़ बीइंग कॉशियस, कि आपके पास 2-3 चॉइस है, उसमें से आप कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करोगे। सेकेंड, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, कि आप बेफिजूल में कोई रिस्की चीज़ें नहीं करोगे। और थर्ड, नॉट सेइंग और डूइंग थिंग्स दैट मे बी रिग्रेटेड लेटर, ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको आगे जाके पछतावा हो। तो ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू बिल्ड टेम्परेंस। व्हाट इज़ इट? कि फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग कॉशियस, जो आपके पास चॉइसेस है उसमें से आप ऐसी ऑप्शन को चूज़ करो जो एक्सेस ना हो किसी भी चीज़ में, एट द सेम टाइम वो आपको उसकी वजह से आपको कोई इशू ना हो। सेकेंड, आप ऐसी चीज़ें ना करो जो रिस्की हो, आप अननेसेसरी रिस्क ना लो। और थर्ड, कि आप ऐसी चीज़ें ना करो जिसकी वजह से आपको आगे जाके पछतावा हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू बिल्ड टेम्परेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो वर्च्यू है जो प्लाटो बात कर रहे हैं वो है फॉर्टिट्यूड, जिसे हम करेज भी कहते हैं। तो करेज को देखने के लिए एक नज़रिया होना चाहिए प्लाटो के हिसाब से। करेज ये नहीं है कि बस आप करेजियस हो, आप बोल्ड हो और आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं। करेज तो अगर आप देखोगे टेररिस्ट के पास भी करेज होता है, वो भी तो लड़ता है। बट प्लाटो के हिसाब से करेज को अगर देखना है तो जस्टिस के प्रिज्म से आपको देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज सेइंग, करेज या जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, इट इज़ फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो कैसे ये जस्टिस से प्रिज्म से देखना है हमें? तो करेज कब लगता है आपको? कि जब आप एक जस्टिस के, न्याय के वे में चल रहे हो, पाथ को फॉलो कर रहे हो, और जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आते हैं उस जस्टिस को हासिल करने में, उसको आप रिमूव करते जाते हो, उसी को करेज लगती है। कि आप जो जस्टिस के पाथ पे आप कूंज कर रहे हो, उसमें जो भी रोड़ा आएगा उसे आप हटाने की कोशिश करोगे, उसी की चीज़ के लिए करेज लगता है, और उसी करेज की बात कर रहे हैं। तो एक और चीज़ कहते हैं वो कि करेज क्या है, बेसिकली ये एक रेडीनेस है कि आप अपनी लाइफ को स्टेक पे रखते हो फॉर अदर पीपल। जैसे एग्जांपल देखें हम जो हमारे अमेरिका के पहले के प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, सिविल वॉर के दौरान जब यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 खेमे पड़ गए थे, एक थे नॉर्दर्न स्टेट्स और दूसरे थे सदर्न स्टेट्स। तो सदर्न स्टेट्स में स्लेवरी चल रही थी, नॉर्दर्न स्टेट्स ने उसको ख़त्म कर दिया था, और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। सदर्न स्टेट्स को स्लेवरी रखनी थी, नॉर्दर्न स्टेट्स को स्लेवरी नहीं रखनी थी, और उनको यूनाइटेड रहना था। तो अब्राहम लिंकन ने वॉर घोषित कर दिया, सिविल वॉर। फॉर व्हाट रीज़न? टू बेसिकली
गिव जस्टिस टू द ब्लैक कम्युनिटी। तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, वी विल नॉट गो इन टू इट, बट दैट इज़ फॉर अदर थिंग। बट एज ऑफ नाउ वी कैन सी कि हाँ, ही वॉज ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस, and for that he put his life on stake because he went on war with his own brothers। जो सदर्न स्टेट्स के लोग हैं वो भी तो अमेरिकन ही थे। सो वी कैन सी दैट करेज इज समथिंग वेर इन यू हैव टू शो सम सॉर्ट ऑफ रेडीनेस। करेज के बारे में बात करें तो एक और चीज़ हमें सामने आती है, वो है कि आपको कन्फ्रंट करने पड़ेंगे चैलेंजेस जो भी जस्टिस प्रेजेंट करेगा। मतलब आप न्याय पाना चाहते हो, बट उसको पाते समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट उनको आप कन्फ्रंट करते हो या नहीं, इससे पता चलता है कि आप में फॉर्टिट्यूड है या करेज है या नहीं। जैसे एग्जांपल लेके देखें हम, दो इम्पॉर्टेंट फिगर हैं हमारे महाराष्ट्र सेक्शन साइड में, उनका नाम है ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। इफ़ यू नो ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, दे स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर विमेन प्रोबेबली इन महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र में तो पहली उन्होंने स्कूल स्टार्ट की फॉर विमेन, आई गेस इट इज़ फॉर ऑल ओवर इंडिया, बट करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो उन्होंने जब लड़कियों के लिए पहली स्कूल स्थापित की तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा। जैसे when Savitribai Phule used to go to that school, people would throw cow dung and stones on her। तो वो क्या करती थी, वो एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी ताकि वो जब स्कूल में पहुंचे तो वहाँ वो चेंज कर ले। सो यू कैन सी द करेज, द विल पावर दैट प्लाटो इज टॉकिंग अबाउट, इट इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय दिस कपल। और इसमें एक और चीज़ बात करते हैं प्लाटो की, इसमें इमोशनल स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व होता है और विल पावर इन्वॉल्व होता है कि आप फेस करो ऐसे चैलेंजेस जो एक्सटर्नल भी हो और इंटरनल भी हो। दोनों तरीके के चैलेंजेस को आपको फेस करने के लिए करेज की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं के केस में आप देखोगे जब शी एंड ही बोथ वर ट्राइंग टू गेट एजुकेशन फॉर द विमेन गर्ल्स, सो देयर ओन फैमिली मेम्बर, इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर जाने को कहा कि दे कैन नॉट लिव इफ दे वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। दे हैप्पीली वेंट आउट फ्रॉम देयर हाउस। सो वी कैन सी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑब्स्टेकल, दोनों को आपको फेस करना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट करेज। सो इट इंक्लूड्स इमोशनल स्ट्रेंथ एज वेल एज विल पावर, एज वेल एज यू हैव टू कन्फ्रंट चैलेंजेस दैट आर कमिंग इन द पाथ ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से हम कार्डिनल वर्च्यूज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं। 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ हमने देखे, कौन से थे वो? प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस एंड फोर्टिट्यूड। तो हमने देखा है प्लाटो की जनरल एथिकल थियरीज एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट है कार्डिनल वर्च्यूज़, इन्हें भी हमने समझने की कोशिश करी। तो आज के सेशन में इतना ही। हम आगे और इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, सोक्रेटस, एरिस्टोटल, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बेंथन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप अपने कमेंट्स अपने सेक्शन में दीजिए, कैसे इसे और इम्प्रूव करना चाहिए और कौन सी ऐसी नई चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो टिल देन, थैंक्स एंड बाय।